नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने रीट लेवल सेकंड एसएसटी एग्जाम 2011 का टेस्ट पेपर लेके आया हूं। इस पेपर को सॉल्व करने से पहले एक खास बात, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझको खुशी होती है, और जब मुझको खुशी होती है तो मैं और ज़्यादा जोश के साथ आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता हूं और अच्छा मैटर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि खुशी है कि टीचर को खुशी होती है, और इसके साथ ही आप लोगों का फायदा भी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है जो मैं अपलोड करूंगा बना के, आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुंचेंगे मेरे लिंक के माध्यम से। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं मित्रों। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, पहला है अनेकता में एकता, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षा, तीसरा ऑप्शन है स्वावलंबन, और चौथा ऑप्शन है प्रादेशिकता। बताइए मित्रों, आराम से इस प्रश्न को सोचिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, जिससे आपका एनालिटिक हो जाएगा कि आप लोगों का जो स्तर है वह ऊंचा उठ रहा है या डाउन हो रहा है। आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, पहला ए ऑप्शन है अनेकता में एकता, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है स्वावलंबन, और डी ऑप्शन है प्रादेशिकता। क्या इसका आंसर होगा? भारतीय समाज अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है मित्रों, अर्थात भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता का कौन सा आंसर राइट है? ए इज ए राइट आंसर, अनेकता में एकता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मित्रों अपन। नगरीकरण प्रमुख परिणाम है, जो वर्तमान में नगरीकरण है उसका प्रमुख परिणाम क्या है? शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगर की ओर जनसंख्या पलायन का, या कृषि विकास का। जो नगरीकरण हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है, किस कारण से हो रहा है, या क्या परिणाम है इसका, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। शैक्षिक विकास का, बी ऑप्शन ग्रामीण विकास का, सी ऑप्शन ग्रामों से नगर की ओर जनसंख्या पलायन का, और डी ऑप्शन कृषि विकास का। सोचिए मित्रों, और सोचकर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, तथा साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सकें। क्या आंसर इसका सही होगा नगरीकरण का परिणाम? यदि इसका अपन आंसर देखें मित्रों तो सी इज ए राइट आंसर, ग्रामों से नगर की ओर जनसंख्या पलायन का। क्लियर हो गई मित्रों बात? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। ए ऑप्शन गरीबी का, बी ऑप्शन सामाजिक तनावों का, सी ऑप्शन बेरोजगारी का, और डी ऑप्शन वैश्वीकरण का। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है, बताइए मित्रों, गरीबी का, सामाजिक तनावों का, बेरोजगारी का, या वैश्वीकरण का। जो क्षेत्रीयतावाद फैल रहा है उसको फैलने का मुख्य कारण क्या है, यहां पर यह पूछना चाह रहा है। ए ऑप्शन गरीबी का, बी ऑप्शन सामाजिक तनावों का, सी ऑप्शन बेरोजगारी का, और डी ऑप्शन वैश्वीकरण का। राइट आंसर आप लोगों के द्वारा बता राइट आंसर जो भी आप लोगों के दिमाग में हो मुझे बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण है गरीबी, सामाजिक तनाव, बेरोजगारी, या वैश्वीकरण। यदि अपन देखें तो सामाजिक क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण सामाजिक तनावों को बताया जाता है, देन बी इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। क्या इसका राइट आंसर होगा मित्रों?
शिक्षा के उद्देश्यों का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य का। शिक्षण विधियों का बिल्कुल शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को। शिक्षण तकनीक का बिल्कुल शिक्षण तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। क्या राइट आंसर होगा मित्रों? देन डी इज ए राइट आंसर, इनमें से सभी। अर्थात सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है को विषय वस्तु के साथ साथ निम्न ज्ञान का होना भी अति आवश्यक है मित्रों, जिसमें उसको शिक्षा के उद्देश्यों का भी ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ साथ शिक्षण विधियों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ साथ शिक्षण की तकनीकों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट अपन चलते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। भारत में बेरोजगारी के लिए कौन सा कारण नहीं है? भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? जो भारत में गरीबी फैल रही है उसका मुख्य कारण कौन सा नहीं है कि इस कारण से गरीबी नहीं होती है या नहीं फैल रही है? बताइए। ए ऑप्शन है बेरोजगारी, बी ऑप्शन है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सी ऑप्शन है शिक्षा और डी ऑप्शन है वृहत परिवार। आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, आप लोगों के मस्तिष्क में जो भी इसका आंसर आता है, क्योंकि ये आप लोगों का टेस्ट पेपर है जो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? ए ऑप्शन बेरोजगारी, बी ऑप्शन तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सी ऑप्शन शिक्षा और डी ऑप्शन वृहत परिवार। कौन सा इसका राइट आंसर है? बताइए मित्रों। यदि अपन इसका राइट आंसर देखें तो शिक्षा इज ए राइट आंसर। अर्थात भारत में जो गरीबी फैल रही है उसमें शिक्षा का कोई योगदान नहीं है, बल्कि शिक्षा तो गरीबी को दूर करती है, गरीबी बढ़ाती नहीं है। यदि बेरोजगारी होगी तो ऑटोमेटिकली गरीबी होगी, यह गरीबी का एक कारण है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगी तब भी अपने आप गरीबी होगी, और वृहद बड़े बड़े परिवार होंगे तब भी अपने आप गरीबी होगी। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा कारण नहीं है? तो नहीं क्या है मित्रों? शिक्षा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर हाजिर है। क्या दिया हुआ है? किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? कितना अच्छा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? ए ऑप्शन है वृहत स्नानागार, बी ऑप्शन है अन्नागार, सी ऑप्शन है सभा भवन और डी ऑप्शन है दुर्ग महल। बताइए। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? ए ऑप्शन वृहत स्नानागार, बी ऑप्शन अन्नागार, सी ऑप्शन सभा भवन और डी ऑप्शन दुर्ग महल। जो भी आपके मस्तिष्क में इस प्रश्न का जवाब आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, ये आप लोगों के प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बताइए मित्रों। मैं काफी टाइम इसलिए दे रहा हूं रिकॉर्डेड वीडियो पे ताकि आप लोग आसानी से प्रश्न को समझ सकें और इसका जवाब दे सकें। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? तो यदि अपन इसका आंसर देखें मित्रों तो बी इज ए राइट आंसर, अर्थात अन्नागार। अन्नागार को ही कहा कि यह विश्व का एक अद्भुत निर्माण है। क्लियर हो गई बात मित्रों? नेक्स्ट अपन चलते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर। 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता कथन किसका है? प्रश्न दोबारा पढ़ रहा हूं। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन दिया हुआ है ए एल बाशम का, बी ऑप्शन दिया हुआ है बी ए स्मिथ का, सी ऑप्शन दिया हुआ है मैक्स मूलर का और डी ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू का। इन चारों में से कौन सा आंसर है? यह किसने कहा कि भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है?
यह कोटेशन या यह तथ्य किसके द्वारा कहा गया था मित्रों? यदि अपन इसका आंसर देखें तो क्या आंसर होगा? डी इज ए राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया था मित्रों कि भारत में एकता में अनेकता है और अनेकता में एकता है। यह प्रश्न आप लोगों के रीट के माध्यम से रीट एग्जाम 2011 एसएसटी सेकंड लेवल में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मित्रों वह जवाहरलाल नेहरू है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अपन। आठवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है ये आठवां प्रश्न? निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ये क्या कहना चाह रहा है कि अग्निकुंड अर्थात अग्नि वेदियां कहां से प्राप्त हुई हैं? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है कालीबंगा। बताइए मित्रों इन चारों में से कौन सा आंसर राइट है? पानी पी लेता हूं मैं। बताइए मित्रों चारों में से कौन सा आंसर राइट हो सकता है? काफी टाइम दे रहा हूं जिससे आप लोग आसानी से सोच सकें और सोच के प्रश्नों का जवाब दे सकें। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। राइट आंसर क्या है मित्रों? कालीबंगा। कालीबंगा इज ए राइट आंसर। जब कालीबंगा सभ्यता की जब खोज खोज की गई तो इसके खोजकर्ता कौन कहलाते हैं मित्रों? अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता कहलाते हैं तथा उत्खननकर्ता भी कहलाते हैं। जब कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई और खोज के पश्चात जब इसकी खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान कुछ अग्निवेदियां प्राप्त हुई। अग्निवेदियां मतलब अर्थात अग्निकुंड प्राप्त हुए और जब इन अग्नि कुंडों का मित्रों अध्ययन किया गया तो इन अग्नि कुंडों में क्या पाए गए? हड्डियां पाई गई। क्या पाई गई थी मित्रों? अस्थियां पाई गई थी। इन्हीं अस्थियों को देखकर कालीबंगा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे उन्होंने यह अनुमान लगाया तथा यह कहा कि कालीबंगा सभ्यता में हवन के दौरान बलि देने की प्रथा रही होगी। क्लियर हो गई बात मित्रों? यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि कालीबंगा सभ्यता में क्या हवन के दौरान बलि का विधान था तो का बिल्कुल बलि का विधान था। क्लियर हो गई मित्रों बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं नवे प्रश्न के ऊपर। नवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर हाजिर है। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? प्रश्न को बहुत आराम से और तल्लीनता से पढ़ना चाहिए मित्रों, क्योंकि हम प्रश्न को एग्जाम में जब पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है और हम आंसर क्या दे देते हैं। कई बार विद्यार्थी प्रश्न पढ़ते हैं और लास्ट में नहीं लगा हुआ होता है उसको पढ़ना भूल जाते हैं और जिससे पूरा प्रश्न ही गलत हो जाता है और आंसर हमारा गलत क्लिक हो जाता है। इसलिए प्रश्न को बहुत सरलता से पढ़ना चाहिए मित्रों। तो आप पढ़िए दोबारा से। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है यात्रियों का वृत्तांत, बी ऑप्शन है सिक्के, सी ऑप्शन है बौद्ध साहित्य और डी ऑप्शन है जैन साहित्य। अर्थात हिंदू यूनानी शासकों के बारे में हमें जानकारी सबसे ज्यादा या सबसे मुख्य रूप से कहां से प्राप्त हुई है या उसका मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों के वृत्तांत से या सिक्के से या बौद्ध साहित्य से या जैन साहित्य से? क्या आंसर इसका राइट होगा मित्रों? यदि अपन इसका राइट आंसर देखें तो बी इज ए राइट आंसर। सिक्कों से ही हमें हिंद यूनानी शासकों के बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त हुई है। इन सिक्कों पर ही तरह तरह भांति भांति प्रकार की या तरह तरह की आकृतियां उकेरी गई हैं जिनके माध्यम से हम अध्ययन करके बता सकते हैं कि हिंदू यूनानी शासकों का जो संबंध था वह भारत से रहा होगा। तो हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी किससे प्राप्त हुई है मित्रों? सिक्के से ही हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखें गीता है। कितना सरल और अच्छा प्रश्न पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रीट सेकंड लेवल एसएसटी 2011 एग्जाम में। देखें मित्रों गीता है। ए ऑप्शन है वेद, बी ऑप्शन है स्वतंत्र महाकाव्य, सी ऑप्शन है रामायण का
एक भाग और डी ऑप्शन है महाभारत का एक भाग। इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा मित्रों? कि गीता है, वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है या महाभारत का एक भाग है। यदि अपन इन चारों ऑप्शन में से देखें तो गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है, अर्थात डी इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं 11वें प्रश्न के ऊपर। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, अतः सुदूर पश्चिम में अतः दूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था गुप्त काल के अंदर? यह प्रश्न यह पूछना चाह रहा है आप लोगों से। ए ऑप्शन है विदिशा, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है अहिछत्र और डी ऑप्शन है पैठन। इन चारों में से कौन सा आंसर राइट है मित्रों? कि गुप्त काल का सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र क्या था? विदिशा था, पुरुषपुर था, अहिछत्र था, पैठन था। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। मैं इतना टाइम इसीलिए लेता हूं ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकें। यदि अपन देखें तो ए इज ए राइट आंसर। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक जो केंद्र था वह विदिशा था मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं 12वें प्रश्न के ऊपर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ए ऑप्शन सांची स्तंभ से, बी ऑप्शन सारनाथ स्तंभ से, सी ऑप्शन इलाहाबाद स्तंभ से और डी ऑप्शन लुम्बिनी स्तंभ से। क्या आंसर होगा मित्रों इसका? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ए ऑप्शन सांची स्तंभ से, बी ऑप्शन सारनाथ स्तंभ से, सी ऑप्शन इलाहाबाद स्तंभ से और डी ऑप्शन लुम्बिनी से। बताइए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह कहां से लिया गया है? यदि अपन इसका राइट आंसर देखते हैं मित्रों तो बी इज ए राइट आंसर। सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं अपन। 13वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस किस शासक के बारे में लिखा था? बताइए मित्रों। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा था? अर्थात यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ये कोटेशन दी गई है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, यह जो कथन है फाहियान ने किस शासक के लिए कहा था? ए ऑप्शन है रामगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। इन चारों में से एक राइट आंसर है मित्रों। इन चारों में से किसके लिए कहा था यह शब्द? कि किसके शासनकाल में इतना ज्यादा सुदृढ़ कानून था कि किसी प्रकार की चोरी डकैती नहीं हुआ करती थी और जितने भी व्यक्ति थे या प्रजा थी निश्चिंत होकर रहा करते थे, रात्रि में आराम से सोया करते थे, बाहर जाते थे तो खुला आराम से दरवाजे पे ताला नहीं लगाते थे। यह कथन किसके लिए कहा गया था? यदि अपन इसका आंसर देखें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के लिए फाहियान ने कहा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है 14वां प्रश्न। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? पल्लव, चोल, चालुक्य और काकतीय। इन चारों में से एक आंसर राइट है मित्रों। पल्लवों के शासनकाल में, चोल के शासनकाल में, चालुक्य के शासनकाल में और काकतीय वंश के शासनकाल में। आप देखो प्रश्न में डायरेक्ट शासक का नाम पूछा जा रहा है। यदि अपन इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने, अर्थात शासक का नाम ही पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में वंश के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से वंश दिए हुए हैं। पल्लव वंश दिया हुआ है, चोल वंश दिया हुआ है, चालुक्य वंश दिया हुआ है और काकतीय वंश दिया हुआ है।
यह प्रश्न कितना साइकोलॉजिकल तरीके से पूछा गया है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा इसका। महाबलीपुरम के मंदिर किसके अंतर्गत बने या किसके शासनकाल में बने। यदि अपन देखें तो इसका ए इज ए राइट आंसर। पल्लवों के शासनकाल में ही महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं मित्रों 15वें क्वेश्चन के ऊपर। 15वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया। अर्थात जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका पंजीकरण और मृत्यु होता है तो उसका पंजीकरण, यह सर्वप्रथम भारत में किसके काल में किया गया था, यहां पर यह पूछना चाह रहा है प्रश्न। ए ऑप्शन है महाजनपद काल, बी ऑप्शन है गुप्त काल, सी ऑप्शन है कुषाण काल और डी ऑप्शन है मौर्य काल। इन चारों में से किसके शासन काल में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन किया जाता था या किया जाने लगा भारत में सर्वप्रथम। यदि अपन इसका आंसर देखें मित्रों तो मौर्य काल। मौर्य काल इज ए राइट आंसर। अर्थात मौर्य काल में ही सर्वप्रथम भारत में पहली बार जन्म पंजीयन और मृत्यु पंजीयन आरंभ हुआ था। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 15वें प्रश्न के ऊपर मित्रों, सॉरी 16 प्रश्न के ऊपर। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा में, बी ऑप्शन दिल्ली में, सी ऑप्शन फतेहपुर सीकरी में और डी ऑप्शन अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती का यदि अपन मकबरा देखें मित्रों तो कहां पर स्थित है। आगरा में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है या अजमेर में स्थित है। आराम से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आराम से इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोग आराम से मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकें। काफी टाइम दे रहा हूं मित्रों आप लोगों को। बताइए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है या कहाँ स्थित है। आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में। यदि अपन देखें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि अकबर की राजधानी भी रही फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अजमेर में राजधानी रही और फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। शेख सलीम जो चिश्ती हैं एक मुस्लिम संत हैं जो कि चिश्तिया संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जो अकबर थे, अकबर के कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं के आशीर्वाद के कारण जब अकबर के पुत्र हुआ तो अकबर ने इन्हीं के नाम पर अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, सलीम रख दिया था। क्लियर हो गई मित्रों बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 17 प्रश्न पे। नूहे सिपिहर के रचनाकार हैं। 17वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। नूहे सिपिहर के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, सी ऑप्शन है दारा सिकोह और डी ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन ओलिया। बताइए मित्रों नूहे सिपिहर के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन अमीर खुसरो, बी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी, सी ऑप्शन दारा सिकोह और डी ऑप्शन शेख निजामुद्दीन ओलिया। इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा मित्रों। यदि अपन नूहे सिपिहर के रचनाकार देखें तो ए इज ए राइट आंसर। अमीर खुसरो के द्वारा ही नूहे सिपिहर लिखा गया था। क्लियर है मित्रों बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 18 प्रश्न के ऊपर। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र है। ए ऑप्शन है गुलबर्गा, बी ऑप्शन है गोलकुंडा, सी ऑप्शन है बीजापुर और डी ऑप्शन है बीदर। क्या आंसर राइट होगा मित्रों। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का, जो चिश्तिया सिलसिला है मित्रों वह मुस्लिम संप्रदाय का सिलसिला है। इसके प्रधान संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बताए जाते हैं जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। बताइए मित्रों दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र है गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर या बीदर।
यदि अपन इसका राइट आंसर देखें तो गुलबर्गा। गुलबर्गा इज ए राइट आंसर। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का जो प्रमुख केंद्र है मित्रों, वह गुलबर्गा में ही स्थित है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पे हुई थी? संत दादू की मृत्यु किस स्थल पे हुई थी? ए ऑप्शन सांबर, बी ऑप्शन आमेर, डी ऑप्शन नारायणा और सी ऑप्शन नारायणा और डी ऑप्शन नागौर। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पे हुई थी? ए ऑप्शन सांबर, बी ऑप्शन आमेर, सी ऑप्शन नारायणा और डी ऑप्शन नागौर। बताइए मित्रों, संत दादू की मृत्यु कौन से स्थल पे हुई थी? यदि अपन संत दादू की मृत्यु देखें तो संत दादू की मृत्यु नारायण में हुई थी मित्रों। जो नारायणा जो धाम है वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर आता है, जयपुर जिले में। तो जयपुर जिले में स्थित नारायणा में संत दादू की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर दादू खोल बना हुआ है जहाँ पर दादू जी ने समाधि लगाई थी। कहा जाता है दादू जी ने इसी जगह समाधि लगाई, तो यहीं पर इनको मृत्यु के बारे में कहा गया कि नारायणा में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर हो गई मित्रों बात। कोई कहता है समाधि लगाई, कोई कहता है मृत्यु हुई। यदि अपन देखें तो यहाँ पर इनकी मृत्यु के बारे में ही प्रमाण मिलते हैं कि नारायणा में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट अपन चलें 20वें क्वेश्चन के ऊपर मित्रों। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर में, गागरोन में, जेतारण में या नागौर में? संत जाम्बोजी, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर यह प्रश्न पूछना चाह रहा है मित्रों। ए ऑप्शन है पीपासर, बी ऑप्शन है गागरोन, सी ऑप्शन है जेतारण और डी ऑप्शन है नागौर। बताइए मित्रों, आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर में हुआ था, गागरोन में हुआ था, जेतारण में हुआ था या नागौर में हुआ था? यदि अपन इसका राइट आंसर देखें तो पीपासर इज ए राइट आंसर। संत जाम्बोजी का जो जन्म स्थान बताया जाता है मित्रों, वह पीपासर बताया जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं अपन। 21 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। दस्तका शब्द से क्या तात्पर्य है? यहाँ दस्तक नहीं है, दस्तका शब्द से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन गुलामी, बी ऑप्शन फैक्ट्री, सी ऑप्शन बंदरगाह और डी ऑप्शन शुल्क मुक्त व्यापार। बताइए मित्रों, दस्तका शब्द से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन गुलामी, बी ऑप्शन फैक्ट्री, सी ऑप्शन बंदरगाह और डी ऑप्शन शुल्क मुक्त व्यापार। बताइए मित्रों, दस्तका शब्द से आप आंसर दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स पे। आंसर देना ना भूलें, इसके साथ ही मुझे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप लोगों को डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तथा इसके साथ ही आप लोग लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं अच्छे जोश से पढ़ाऊंगा और अच्छा मैटर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो दस्तका शब्द से क्या तात्पर्य है मित्रों? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह या शुल्क मुक्त व्यापार? जिसका आंसर देखें तो डी इज ए राइट आंसर। शुल्क मुक्त व्यापारी दस्तका शब्द है, दस्तक बोल देते हैं, दस्तका बोल देते हैं। तो दस्तका शब्द से क्या तात्पर्य है मित्रों? शुल्क मुक्त व्यापार दस्तका शब्द से तात्पर्य है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अकबर के चित्तौड़ के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अर्थात चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन महाराणा उदय सिंह, सी ऑप्शन जयमल और डी ऑप्शन महाराणा अमर सिंह। बताइए मित्रों, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल और डी ऑप्शन महाराणा अमर सिंह। इन चारों में से क्या आंसर राइट होगा जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था?
उस समय वहां पर किसका शासन था? यदि अपन देखें तो महाराणा उदय सिंह का शासन था, जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे। तो महाराणा उदय सिंह का शासन था जब अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि यदि उदयपुर जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, कहा जाता है कि यदि चित्तौड़ दुर्ग पर उदय सिंह जैसी कड़ी नहीं होती, महाराणाओं में उदय सिंह जैसी कड़ी नहीं होती, तो आज चित्तौड़ का जो इतिहास है वह कुछ और ही होता। क्लियर होगी बात? आप समझ गए होंगे इस बात का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर 23 प्रश्न आ चुका है। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है शाहजहां। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है शाहजहां। बताइए मित्रों, क्या इसका राइट आंसर होगा? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? किस मुगल बादशाह का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है? यदि अपन इसका राइट आंसर देखें तो शाहजहां का जो काल है मित्रों, वह हिंदी साहित्य का क्या कहलाया? स्वर्णयुग के नाम से जाना गया। इसके साथ ही शाहजहां ने अपने जीवन काल में मार्बल से निर्मित काफी इमारतों का निर्माण भी करवाया। क्लियर है बात मित्रों? 24 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। किस फ्रांसीसी यात्री किस फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? किस फ्रांसीसी यात्री ने भारत में 6 बार यात्रा की थी? ए ऑप्शन मनुची, बी ऑप्शन बर्नियर, सी ऑप्शन थेवनोट, डी ऑप्शन टेवर्नियर। बताइए मित्रों, ऐसा कौन सा फ्रांसीसी यात्री था जिसने 6 बार भारत की यात्रा की? मनुची ने, बर्नियर ने, थेवनोट ने या टेवर्नियर ने? इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है मित्रों। आपके दिमाग में जो भी आंसर आए मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? मनुची, बर्नियर, थेवनोट और टेवर्नियर। क्या राइट आंसर होगा मित्रों इसका? बताइए। ए इज ए राइट आंसर। मनुची ऐसा फ्रांसीसी यात्री था जिसने भारत में कुल 6 बार यात्रा की। यदि आपके प्रश्न एग्जाम में आता है तो इस पर काला कर दिया जाता है कि भारत में 6 बार यात्रा करने वाला कौन सा यात्री था, फ्रांसीसी यात्री था। तो मनुची ही ऐसा यात्री था जिसने भारत में कुल 6 बार यात्रा की थी। नेक्स्ट 25वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? प्रश्न क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ता हूं। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 33, सी ऑप्शन है 44 और डी ऑप्शन है 66 अर्थात 66। ए ऑप्शन 22, बी ऑप्शन 33, सी ऑप्शन 44 और डी ऑप्शन 66। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? आराम से प्रश्न को समझिए मित्रों और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। कितनी बार उल्लेख किया है? 22 बार किया है, 33 बार किया है, 44 बार किया है या 66 बार किया है? यदि इसका अपन राइट आंसर देखें तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है।
क्लियर हो गई बात मित्रों। 26वां प्रश्न आप लोगों के सामने, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन तात्या टोपे ने, बी ऑप्शन लक्ष्मी बाई ने, सी ऑप्शन नाना साहब ने और डी ऑप्शन कुंवर सिंह ने। दोबारा से प्रश्न बोल रहा हूं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन तात्या टोपे, बी ऑप्शन लक्ष्मी बाई, सी ऑप्शन नाना साहब और डी ऑप्शन कुंवर सिंह। क्या इसका राइट आंसर होगा मित्रों? जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, बताइएगा क्या राइट आंसर है इसका। 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, काफी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन मित्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पुस्तकें चलती हैं कक्षा 6, 7, 8 उनको कवर करते हुए दिखते हैं, अर्थात उन्हीं में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को भी बारी से पढ़ाऊंगा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? सी इज ए राइट आंसर, नाना साहब। नाना साहब ने ही कानपुर का नेतृत्व किया था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न 27वां आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर देखें। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। 1857, दोबारा से बोल रहा हूं, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। ए ऑप्शन है विष्णु भट्ट गोडसे, बी ऑप्शन है सीताराम पांडे, सी ऑप्शन है नार गेट और डी ऑप्शन है मंगल पांडे। क्या इसका राइट आंसर होगा मित्रों कि माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे, बी सीताराम पांडे, सी नारगेट और डी मंगल पांडे। क्या इसका राइट आंसर होगा? विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट या मंगल पांडे। यदि अपन इस पुस्तक का राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं 28 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। महान नागा महिला गिलाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? दोबारा पढ़ रहा हूं, महान नागा महिला गिलाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी ऑप्शन महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन नारगेट ने और डी ऑप्शन मंगल पांडे ने। क्या आंसर होगा राइट इसका मित्रों? बताइए। ये जो प्रश्न है मित्रों, इस प्रश्न के चारों जो आंसर हैं, चारों के चारों आंसर गलत हैं। इस प्रश्न को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस प्रश्न में चारों के चारों आंसर गलत हैं। जो महान नागा महिला गिलाल्यू थी उसको रानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी मित्रों? ना तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई, ना महात्मा गांधी के द्वारा दी गई, ना नारगेट के द्वारा, ना ही मंगल पांडे के द्वारा। जो गिलाल्यू महिला थी, महान महिला गिलाल्यू थी, उसको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी मित्रों। तो आप लोग जवाहरलाल नेहरू को याद रखिएगा। इन चारों में से किसी के द्वारा नहीं दी गई थी, अर्थात इस प्रश्न को ही रिजेक्ट किया गया था बाकायदा। इसलिए नागा महिला गिलाल्यू को रानी की जो उपाधि दी गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दी गई थी। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट अपन चलते हैं 28 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, सॉरी 29 प्रश्न। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी या लिखी? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है गुजराती
और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। अतः महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी मित्रों, वह कौन सी भाषा में लिखी थी? हिंदी में, मराठी में, गुजराती में या अंग्रेजी में? महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी मित्रों, वह गुजराती में लिखी थी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ए ऑप्शन 1858 में, बी ऑप्शन 1859 में, सी ऑप्शन 1860 में और डी ऑप्शन 1861 में। किस वर्ष कानून पास किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ब्रिटिश संसद ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए? बताइए मित्रों, क्या राइट आंसर होगा? ए इज ए राइट आंसर। 1857 की क्रांति के समय जो हिंसा भड़की थी, जिससे जितनी भी अव्यवस्था हुई, तो अव्यवस्था होने का जिम्मेदार जो ब्रिटिश संसद के द्वारा बताया गया, वह ईस्ट इंडिया कंपनी की गैर कानून नीतियों को बताया गया, जिससे उनके सारे अधिकार जो थे ब्रिटिश संसद ने छीन लिए थे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 31 नाम प्रश्न के ऊपर। 31 नंबर, भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान लागू किया गया। ए ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1949 को और डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, 26 जुलाई 1950 को। बताइए मित्रों, कितना बढ़िया प्रश्न है। यहाँ भी 26, मैं भी कंफ्यूज हो गया एकदम से। यहाँ भी 26 दे दिया, यहाँ भी 26 दे दिया और यहाँ पे 50 दे दिया और बी ऑप्शन पे 50 दे दिया। बस यहाँ पर जनवरी लिख दिया है और इस जगह जुलाई लिख दिया है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, तो बच्चे कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। भारतीय संविधान लागू किया गया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जुलाई 1950 या 26 लगातार। बताइए मित्रों, सोचिए, भारत का संविधान कब लागू किया गया? बी इज ए राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। क्लियर है मित्रों बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 32 नंबर के प्रश्न पर। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? कितना अच्छा प्रश्न है मित्रों ये। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 15 एंड डी ऑप्शन 11। बताइए मित्रों, कौन सा आंसर इसका राइट होगा? पहले भारतीय संविधान के इसमें कितने कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया ये रहा। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में नागरिकों के पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं? पहले तो 10 थे और वर्तमान में कितने हैं मित्रों? वर्तमान में 11 है। तो 11 इज ए राइट आंसर। डी इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। 33 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने। संविधान निर्मात्री सभा की बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान निर्मात्री सभा की बैठक कब आयोजित की गई थी? बताइए मित्रों। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 को 1949, 9 सितंबर 1946 को,
या 26 जनवरी 1930 को? क्या इसका राइट आंसर होगा मित्रों 33 नंबर के प्रश्न का? संविधान निर्मात्री सभा की बैठक कब आयोजित की गई थी? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 सितंबर 1946 या 26 जनवरी 1930? बताइए मित्रों, कब की गई? यदि अपन इन चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं मित्रों। चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। यदि अपन संविधान निर्मात्री सभा की देखें, जो बैठक आयोजित की गई, ना तो 15 अगस्त 1947 को की गई, ना 26 नवंबर 1949 को की गई, और ना ही 9 सितंबर 1946 को की गई, और ना ही 26 जनवरी 1930 को की गई। हाँ, यह है कि 1946 को की गई थी, परंतु डेट ये नहीं थी मित्रों। यह प्रश्न भी रिजेक्ट किया गया बाकायदा। बताइए इसके क्या, आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर होगा? मेरे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। मैं बता देता हूं, संविधान निर्मात्री की जो सभा की जो बैठक की गई थी मित्रों, वह 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। 6 दिसंबर 1946 को की गई थी मित्रों, 9 सितंबर को नहीं, बल्कि 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसलिए चारों ऑप्शन रॉन्ग है। चारों ऑप्शन रॉन्ग है मित्रों। इसके 6 दिसंबर 1946 इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या दे रहा है, देखें। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है? ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 5। तो भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? पहले कितनी थी मित्रों? 7 थी। और बाद में कितनी रह गई बताओ? 6 रह गई, 8 रह गई या 5 रह गई? आंसर देना मेरे कमेंट बॉक्स में। ए इज ए राइट आंसर मित्रों। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई थी? 6 रह गई है। क्लियर है बात? नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रजातांत्रिक पद्धति, बी ऑप्शन है मूल अधिकार एवं कर्तव्य, सी ऑप्शन में प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, और डी ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका। बताइए मित्रों, ध्यान से सोचिए इस आंसर को और इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन प्रजातांत्रिक पद्धति, बी ऑप्शन मूल अधिकार एवं कर्तव्य, सी ऑप्शन प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, और डी ऑप्शन स्वतंत्र न्यायपालिका। यदि अपन इसका राइट आंसर देखें मित्रों, तो प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, भारतीय संविधान में इस प्रकार का कहीं भी विवरण नहीं दिया हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा दी जाए। क्लियर हो गई मित्रों बात? नेक्स्ट देखें 36वां क्वेश्चन। राजस्थान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? दोबारा से पढ़ रहा हूं प्रश्न को। राजस्थान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 25। बताइए मित्रों कि राजस्थान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताइए मित्रों। डी इज ए राइट आंसर, अर्थात 25 है। डी इज ए राइट आंसर, 25 है भारत में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट अपन चलते हैं मित्रों 37वां प्रश्न।
भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ए ऑप्शन भारत के नागरिकों के द्वारा, बी ऑप्शन संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, और डी ऑप्शन समस्त मुख्य मंत्रियों द्वारा। बताइए दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह चुना जाता है। ए दिया हुआ है नागरिकों द्वारा, बी दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों, और सी दिया हुआ है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों, और डी दिया हुआ है समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। बताइए मित्रों क्या इसका राइट आंसर होगा? यदि अपन इसका राइट आंसर देखें तो बी इज ए राइट आंसर। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्लियर है मित्रों बात? नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर 38 नंबर का। भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन है? ए ऑप्शन प्रमुख सेना अध्यक्ष, बी ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन राष्ट्रपति एंड डी ऑप्शन प्रधानमंत्री। अर्थात भारत की जो सेना है, भारत का जो सर्वोच्च सेनापति है वह कौन कहलाता है? यहाँ पर यह प्रश्न पूछना चाह रहा है। ए ऑप्शन है प्रमुख सेना अध्यक्ष, बी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति एंड डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा इसका? सोचिए समझिए और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सी इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति। अर्थात भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, वह कौन होता है मित्रों? राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? नेक्स्ट 39 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अर्थात यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। कौन करता है मित्रों? क्या उपराष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों? क्या इसका राइट आंसर होगा मित्रों? बी इज ए राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है मित्रों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर है? 40वां प्रश्न मित्रों आप लोगों के सामने। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है मित्रों? ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है विपक्ष का नेता, सी ऑप्शन है गृह मंत्री, और डी ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। कौन होता है मित्रों राज्यसभा का सभापति? यदि अपन आंसर मिले तो इसका आंसर मिलेगा उपराष्ट्रपति। अर्थात उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है मित्रों। इसके साथ ही ये मेरे क्वेश्चनों का जो बंच है वह समाप्त होता है और मैं भी इसके साथ विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों। मेरे द्वारा जो आप लोगों को क्वेश्चन अभी समझाए गए वह कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कुछ कमी हो तो बताइएगा और अच्छा हो तो उसको भी बताइएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप लोगों के स्क्रीन पर सीधे अपलोड होंगे, जिससे आप लोग उनको देख सकोगे। क्लियर है मित्रों? नमस्कार। इसके साथ दीपक कौशिक मैं विदा लेता हूँ।